Hello students, we are here again to discuss the new topic, and that is intensity distribution in the diffraction pattern of single slit analytical treatment, and that is using phasor method. अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कल आपको बताया था कि जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है तो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, उसके बाद फिर मिनिमम, फिर फर्स्ट मैक्सिमम, फिर उसके बाद फिर मिनिमम, फिर सेकंड मैक्सिमम एंड सो ऑन। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो इंटेंसिटी है वो किस मैक्सिमम पर कितनी होती है, वो हम मैथमेटिकली निकालना चाहते हैं। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसीलिए आज हम जितना हमारे पास हो पाया हम उतना करेंगे, बाकी का फिर हम एक्सटेंड करेंगे कल के लिए। तो इसको करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो स्लिट है ना वो n स्मॉल रीजन्स में बटी हुई है। हम उनका नाम जोन्स रख लेते हैं, या आप रीजन्स कह सकते हैं या पार्ट्स कह सकते हैं। अब क्योंकि आपने स्लिट को n बराबर के हिस्सों में बांटा छोटे छोटे, तो एक पार्ट की मोटाई कितनी होगी, तो दैट विल बी d/n। कल हमने आपको बताया था कि हम d विड्थ ऑफ स्लिट लेते हैं। तो ये मैं आपको पहले डायग्राम से बता देता हूँ और तब आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमने ये बताया कि, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए, और ये ऊपर वाले हिस्से को भी मैं ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए, ये स्लिट है ए बी और सी इसका सेंटर था। हमने कहा था डी इसकी विड्थ है, तो यहाँ मैंने ये ए से लेकर ये पहला डॉट बनाया, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा, ऐसे अलग अलग डॉट बनाए। तो ये जो डॉट्स हैं ये हमारी स्लिट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। हम किसी भी हिस्से की यदि आप विड्थ देखना चाहते हैं तो डेल्टा वाई है, मतलब अगला भी डेल्टा वाई, अगला भी डेल्टा वाई, तो टोटल डेल्टा वाई करके ये टोटल डी बना। और यदि यहाँ पर n हिस्से हुए तो एक हिस्से की मोटाई कितनी आ जाएगी, वो नेचुरली है कि डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू d/n। और यहाँ से ये देखिए, ये यदि ऊपर से यहाँ से रेज गई, ये दिखा रहे हैं आपको ये एरोज से, ये दो रेज, ये इस रीजन के ऊपर वाले हिस्से और निचले वाले हिस्से से, ये डेल्टा वाई जो दिखाया, तो उसमें से जो रेज गई वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे गेट फोकस्ड ऑन द पॉइंट पी। ऐसे ही ये हमने सी से भी दिखाई है, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ थोड़ी सी टिल्ट होके यहाँ पी के ऊपर स्ट्राइक की। ये एक्स वाई हमारी स्क्रीन थी और ये ओ सेंट्रल स्पॉट था, ये आपको पहले ही बताया। ये लेंस था, ये इसका नीचे अंदर वाला ग्रीन बनाने का मतलब है ऑन दी एवरेज यहाँ से हमने बेंडिंग दिखाई हुई है रेज की। तो यही हमने वहाँ पर बताया है। और जैसे आप आगे करते थे ना कि पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस करते थे, उसके बाद पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा लेते थे, तो ऐसे ही इस केस में भी जो पाथ डिफरेंस इस ऊपर वाले स्पॉट में और निचले वाले ये जो एरोज के बीच में बताया डेल्टा वाई, दो पॉइंट्स के बीच में, उसमें जो पाथ डिफरेंस आएगा वो वैसे ही डेल्टा वाई इंटू साइन थीटा आएगा, जैसे आगे डी साइन थीटा आता था पूरा का पूरा दो रेज के बीच में। अब ये इस रे में और इसके ये निचले वाली रे में जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो बनेगा डेल्टा वाई इंटू साइन थीटा। तो यही हमने ये पीछे लिखा हुआ है कि सपोज दैट द सिंगल स्लिट इज डिवाइडेड इनटू n small zones, each of width delta y is equal to d/n। तो हमने फिगर में आपको दिखाया ये। The convex lens focuses the parallel rays of light to a focal point P on the screen
Further assume that delta y is much smaller than lambda so that all the light from the given zone is in phase. तो यही हमने यहाँ बताया कि ये ना हो कि वहाँ पे ही कोई फेज डिफरेंस आ जाए। तब आपको बताया था कि जो पाथ डिफरेंस होगा, जैसे पाथ डिफरेंस हमने लास्ट टाइम स्लिट में किया था तो डी साइन थीटा आता था, इस केस में डेल्टा वाई साइन थीटा बन जाएगा। तो यही हमने लिखा था, पाथ डिफरेंस बिटवीन two adjacent zones will be delta is equal to डेल्टा वाई, ये स्मॉल डेल्टा है दूसरा लेफ्ट हैंड पे, और ये कैपिटल डेल्टा वाई साइन थीटा। तो रिलेटिव आप याद करो, यदि आपने पाथ डिफरेंस आपको पता हो, फेज डिफरेंस निकालना हो, तो आपको फार्मूला पता है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस स्मॉल डेल्टा है, तो हमने स्मॉल डेल्टा की ये वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आ गया फेज डिफरेंस फाई या फेज शिफ्ट फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू ये कैपिटल डेल्टा इनटू वाई साइन थीटा। तो इतना ये हमें याद रखना है कि इतना हमारे पास फेज डिफरेंस आता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लिट, द वेवलेट्स फ्रॉम द फर्स्ट जोन रीचिंग एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय। अब यदि ऊपर से चलें तो वेवलेट्स फ्रॉम फर्स्ट जोन रीचिंग एट पॉइंट पी, तो उस ढंग से पहला जो हमारे पास आएगा, अब आप याद करो क्योंकि है तो बेसिकली वेव्स ही हैं, और जो वेव्स हैं वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको याद होगा, साइन और कोसाइन फंक्शन से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि A1 जो पहला रीजन है ऊपर से, जैसे A से ये पहली डॉट तक के रीजन में, तो उसके कारण जो हमारे पास वहाँ एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कितना मिलेगा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A1 इज इक्वल टू A0 साइन ओमेगा टी, जैसे आप वेव्स के केस में करते थे। अब नेचुरली जो अगला वाला होगा उसमें फाई का फेज डिफरेंस आएगा। तो यही हमने कहा कि आल्सो द वेवलेट्स फ्रॉम द सेकंड जोन रीचिंग एट द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय A2 इज इक्वल टू A0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तीसरे में इससे और फाई ज़्यादा फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो इसीलिए कहा हमने सिमिलरली द वेवलेट फ्रॉम द थर्ड जोन रीचिंग एट द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय A3 इज इक्वल टू A0 साइन ओमेगा टी प्लस 2 फाई एंड सो ऑन। और यदि आप nth के लिए करेंगे तो आप इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं कि since each successive component has the same phase shift relative to the previous one, therefore the wavelet from the nth zone can be written as an is equal to A0 sin omega t plus n minus 1 into phi। अब ये सारे के सारे जो वेवलेट्स हैं ये सारे पॉइंट P के ऊपर मिलेंगे, तो इसलिए नेट रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे कि नेट रिजल्टेंट एट P विल बी इक्वल टू A इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सोन प्लस AN। तो इसीलिए यदि आप A1, A2, A3, A4 एक्सेट्रा की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा A इज इक्वल टू A0 साइन ओमेगा टी प्लस A0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस A0 साइन ओमेगा टी प्लस 2 फाई प्लस सोन प्लस A0 साइन ओमेगा टी प्लस n माइनस 1 इंटू फाई। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप देखें ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक क्वांटिटीज का जोड़ है। अब यदि आप +2 याद करते हो, +2 की क्लास में आपने LCR सर्किट में फेजर्स किए थे। आपने जब LCR सर्किट की स्टडी की थी ना, वहाँ पर फेज डायग्राम की मदद से की थी, तो वहाँ पर भी क्योंकि हमारे पास वहाँ पर वोल्टेजेस या करंट्स जो होते थे वो साइन या कोसाइन फॉर्म में एक्सप्लेन किए होते थे, तो हम उनको फेजर्स मान लेते थे। फेजर्स वो होते हैं जिनका फेज एंगल होता है, और उनको हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम वेक्टर्स को ट्रीट करते हैं, तो हम उनको फेजर्स बोल देते हैं। तो यही यहाँ पर हमने सारे इस पैरे में लिखा हुआ है कि हम कहेंगे कि ये एक है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे फेजर्स के रूप में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं जिनका एम्पलीट्यूड यानी A0 सबका सेम है,
यहाँ आप देख सकते होंगे, ये देखिए ये सबका ए नॉट ए नॉट ए नॉट ए नॉट, और जो एंगल है स्टार्टिंग में ये ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी प्लस 5, फिर ओमेगा टी प्लस 2 5, फिर आगे ओमेगा टी प्लस 3 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ लास्ट में ओमेगा टी प्लस n माइनस 1 5 है, तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले होगा ओमेगा टी प्लस n माइनस 2 इंटू 5 होगा, इससे पहले वो दिखाया नहीं हमने, तो ऐसे हम कह सकते हैं। तो अब इनको जोड़ना तो हम फेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो यही हमने यहाँ लिखा कि सिंपल हार्मोनिकली वेरिंग क्वांटिटी with a phase angle is called a phasor and can be treated in a similar manner as we treat vector quantities. तो consider n harmonic waves of equal amplitude. तो ये आप देख रहे हैं A1 is equal to A2 equal to A3 equal to so on. It is equal to AN. ये n, ये यहाँ पर हम इसको सबस्क्रिप्ट कर देते हैं, ये देखिए ये सबस्क्रिप्टेड, ये पैरों में आना चाहिए n, तो यहाँ पर ये ऊपर आना चाहिए ब्रैकेट, हम इसको ऊपर कर देते हैं, ये लीजिए। तो इसीलिए हम इन सबको क्योंकि ये सारे के सारे A1 A2 इन सब के एम्पलीट्यूड जो हैं वो बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, वो इक्वल टू ए नॉट के बराबर है, इक्वल टू ए नॉट से, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये ए नॉट के बराबर है। तो सच दैट ये यहाँ ये ए नॉट के बराबर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है, कैसे लिख सकते हैं, सच दैट द वेव्स हैविंग फेज एंगल्स ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 2 5, ओमेगा टी प्लस 3 5 एंड सो ऑन, दैट इज ओमेगा टी प्लस n माइनस 1 into 5 respectively. So we are to find the resultant of these waves if they act at a single point. Single point कौन सा, P के ऊपर, वो P पॉइंट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर लग रहे थे, पर हम यहाँ मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं उसको। So this can be done, तो हमने यहाँ यही इसी करके लिखा कि this can be done by the use of polygon law of vectors by representing each amplitude by the sides of a polygon taken in the same order as shown in the figure. तो हम क्या करेंगे, हम पॉलीगॉन का अलग अलग हिस्सों के रूप में, जैसे आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स नहीं करते थे कि पहला if different vectors are taken in the same order then the resultant is given by the closing side of the polygon. तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को यानी A1 को, जिसका एम्पलीट्यूड ए नॉट ही होगा, हम एक साइड के बराबर ले लेंगे, दूसरे को अगले आगे थोड़े डिफरेंट एंगल पे ले लेंगे, क्यों, उनके बीच में फर्क पड़ रहा है एंगल्स का। तो इसीलिए हमने ये फिगर आपको बना के बताई। ये देखिए, ये मान लो एक्स एक्सेस है, ये इधर को वाई एक्सेस है। अब यहाँ पर ये पहले वाला दिखाया हमने ए नॉट, ये ओमेगा टी एंगल पर था, फिर आगे ये फाई एंगल का फर्क पड़ गया, क्यों, टोटल एंगल एक्स एक्सेस के साथ कितना हो जाएगा, इस वाले का, ये वाला जो मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा, ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, और यदि इससे अगला देखूंगा उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट ही होगा, पर एंगल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ओमेगा टी प्लस 2 5, ये देख लो एंगल बढ़ रहा है, उतना ही बढ़ रहा है 5, उसके अगले का हो जाएगा ए नॉट, सॉरी एम्पलीट्यूड ए नॉट ही रहेगा मैग्नीट्यूड में, जबकि वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 3 5 एंड सो ऑन, और लास्ट वाले का आप मैं nth दिखा रहा हूँ, बाकी तो मैंने दिखाए नहीं, अदरवाइज कितने ही आप दिखा सकते हैं। तो उस केस में ये लास्ट वाले का बन जाएगा ओमेगा टी प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, और ये हमने ऐसे ऐसे बना दिए। ये क्लोजिंग साइड हो गई। तो क्लोजिंग साइड कौन सी हुई, क्लोजिंग साइड हुई ओ एन। तो जो ओ एन क्लोजिंग साइड हुई, इट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो इसका मतलब जो आपने इन सभी का जोड़ पॉइंट पी के ऊपर निकालना था, जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर था, उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, दैट विल बी ए। वो ए निकालने का ढंग हमें चाहिए। तो हम यदि इस ए को, इसके कंपोनेंट्स देखना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा इसको आसान करते हैं पहले। अब हम कह लेते हैं कि ये जो है ना, यहां इस और हमने ये लिया हुआ है, एक्स एक्सेस हम इस और ले लेंगे आने वाले टाइम में।
यहां पर अब हम क्या करते हैं कि हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जो ए है ना, ए के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, वन अलोंग एक्स एक्सिस, वन अलोंग वाई एक्सिस। तो ए का जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो होगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और जो अलोंग वाई एक्सिस होगा वो होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब क्योंकि ए आप पीछे देखें तो बाकी सबके जोड़ के बराबर है, यानी ये प्लस ये, मतलब पहले कंपोनेंट जमा ये दूसरा कंपोनेंट जमा तीसरा कंपोनेंट जमा चौथा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है जो वो बना रहा है ओमेगा टी एंगल, तो उसका अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ए नॉट कॉस ओमेगा टी। जो दूसरा कंपोनेंट है वो बना रहा है एंगल एक्स एक्सिस के साथ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो उसका कंपोनेंट बनेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तीसरे का बनेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 2 एंड सो ऑन। nth वाले का बनेगा कॉस ओमेगा टी प्लस n माइनस 1/5। ऐसे ही यदि हम y कंपोनेंट्स देखेंगे तो a का इधर का बनेगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ये पहले कंपोनेंट का जो अलोंग y एक्सिस बनेगा ये बनेगा a नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो दूसरा वाला है जो ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाता था वो था ओमेगा टी प्लस 5। देख लो यहाँ पीछे बढ़ा के, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का जोड़ बनेगा, इसीलिए इसका जो कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस बनेगा वो बनेगा a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगले वाले का क्योंकि वो दो फाई एंगल जुड़ गए साथ में वो बनेगा a नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 2 एंड सो ऑन, सॉरी a नॉट साइन, क्योंकि y एक्सिस में देखना हमने। तो इसी चीज को मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। तो मैं a का भी कंपोनेंट लिया तो वो बना मेरा a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा मैं ले रहा हूं पहले के साथ। दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल साइन है, थोड़ा ब्लर्ड नजर आ रहा है। इट इज इक्वल टू a नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस a नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस a नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 2 प्लस सॉन प्लस a नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस n माइनस 1/5। तो हम ये राइट हैंड साइड से a नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये बन गया, और a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू a नॉट इंटू ब्रैकेट स्टार्ट कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस 2 प्लस ऑन प्लस ओमेगा टी प्लस n माइनस 1/5 कॉस ऑफ दैट। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यदि हम y एक्सिस की तरफ ये कंपोनेंट देखेंगे, अब यदि y एक्सिस की देखेंगे तो हमारे आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्यों? इसका y एक्सिस में कंपोनेंट कितना बनेगा? तो दिस इज इक्वल टू a नॉट साइन ओमेगा टी, ये पहले वाला का y कंपोनेंट, ये दूसरे वाले का y कंपोनेंट, तीसरे वाले का y कंपोनेंट, ऐसे ये a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस a नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 2 प्लस सॉन प्लस a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस n माइनस 1/5। या फिर इसमें भी हम राइट हैंड साइड में a नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू a नॉट ब्रैकेट स्टार्ट साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 2 प्लस ऑन प्लस साइन ओमेगा टी प्लस n माइनस 1/5 ब्रैकेट क्लोज्ड। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहाँ x कंपोनेंट भी देख लिए, y कंपोनेंट्स को y मतलब जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है वो बाकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के x कंपोनेंट्स के बराबर होना चाहिए, जो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के y कंपोनेंट्स y हिस्सों के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर ना जब आप ओमेगा टी लेके चलते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अदरवाइज इसको कैलकुलेट करना हो तो थोड़ी डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन द सेंस कि बार बार ओमेगा टी लिखना पड़ रहा है। तो मैं सोच लेता हूँ कि बजाय मैंने ये इधर को ओमेगा टी की तरफ कंपोनेंट देखने हों तो मैं एज्यूम कर लूँ कि ओमेगा टी स्टार्टिंग में 0 है, यानी कि जो कंपोनेंट्स है ये वाला पहला कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस आ गया मेरा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे ये ड्रा करके बता दी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ से ये पहला कंपोनेंट,
ये वाला जो हमारा कंपोनेंट था ना, ये यहाँ जो ओमेगा टी के साथ ये बनाया हुआ था, ये ओमेगा टी, अब मैंने ओमेगा टी को 0 ले लिया तो क्या होगा, ये कंपोनेंट नीचे को आ जाएगा। तो हमने यही कहा कि ये ओ से यहाँ ये फर्स्ट कंपोनेंट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड एनथ। तो ये हमने, ये गलती से एन छोटा लिखा गया, ये बड़ा एन लिखना है क्योंकि पॉइंट कैपिटल एन है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर लीजिए मैं एन को कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ ये कैपिटल एन है, यहाँ ये आप नोट कर सकते हैं। तो संभव दिस इज कैपिटल एन, नॉट स्मॉल एन। एन तो एनथ तो हिस्सा है ये, तब करके हमने एनथ हिस्सा लिख दिया, ये और कुछ नहीं है। ये लीजिए, तो अब हम इस फिगर की बात करेंगे क्योंकि हमने ओमेगा टी को अज्यूम कर लेना है कि ये 0 है। तो यही हमने आगे किया, इसी फिगर को हमने इस रूप में ढाल के ऐसे बना दिया। तो हमने कहा कि फॉर सिंप्लीफिकेशन of the calculations we assume that omega t is 0, then equations 1 and 2, तब इक्वेशन 1 यहाँ ओमेगा टी आएगा, वहाँ 0 पुट कर देंगे यहाँ इक्वेशन 1 में, और कॉस ओमेगा टी कॉस 0 1 होता है, यहाँ पर बाकी यहाँ फाई आ जाएगा, यहाँ 2 फाई आ जाएगा, यहाँ ओमेगा टी 0 हो जाएगा तो n-1 इंटू फाई आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड पे यहाँ देखेंगे ओमेगा टी 0 हो गया तो ये a कॉस अल्फा बन जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि a cos अल्फा इज इक्वल टू a नॉट इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 प्लस कॉस फाई प्लस कॉस 2 फाई प्लस सॉन प्लस कॉस n-1 इंटू फाई, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही यदि हम इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे, हमने दो भी इक्वेशंस, ये दूसरी लॉन्ग वाई एक्सिस जो हमने कंपोनेंट्स किए थे, तो उसमें ये a साइन अल्फा आ जाएगा लेफ्ट पे, यहाँ a साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा 0 बन जाएगा, साइन ओमेगा 0 इज साइन 0 इज ऑफ कोर्स 0, तो ये छोड़ देंगे, यहाँ साइन फाई, साइन 2 फाई, साइन 3 फाई एंड सो ऑन, इस ढंग से आएगा। तो यही हमने लिखा, ये a साइन अल्फा इज इक्वल टू a नॉट इंटू 0 प्लस साइन फाई प्लस साइन 2 फाई प्लस सॉन प्लस साइन n-1 इंटू फाई, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ना हमें ये a जो है ना ये निकालना है। अब a निकालने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2 साइन फाई ओवर 2। ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम यहाँ एम्पलीट्यूड a को निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशंस 3 एंड 4। तो जब मैंने 2 साइन फाई ओवर 2 से इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आया 2a cos अल्फा इंटू साइन फाई ओवर 2, इट इज इक्वल टू a नॉट, और अंदर बन गया 2 साइन फाई ओवर 2 प्लस 2 cos फाई इंटू साइन फाई ओवर 2 प्लस 2 cos 2 फाई साइन फाई ओवर 2 प्लस सॉन प्लस 2 cos n-1 इंटू फाई इंटू साइन फाई ओवर 2। तो अब ये तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऐसे ही रहने देंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये है a नॉट इंटू ये 2 साइन फाई ओवर 2 को ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो हिस्से हैं यहाँ पर देखिए 2 cos फाई साइन फाई ओवर 2, यहाँ 2 cos 2 फाई साइन फाई ओवर 2, यहाँ पर हम जहाँ जहाँ ये 2 इंटू 2 cos और साइन का प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे। आप याद करो, फार्मूला था 2 cos a साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पर जब फार्मूला लगेगा आप इसको सॉल्व करके देख लो, यह आएगा फाई प्लस फाई ओवर 2 यानी कि 3 फाई ओवर 2 आ गया यहाँ, और फाई माइनस फाई ओवर 2 ये अकेला फाई ओवर 2 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ देखेंगे इसमें ये 2 फाई प्लस फाई ओवर 2 यानी 5 फाई ओवर 2 आ जाएगा, और 2 फाई माइनस फाई ओवर 2 यानी 3 फाई ओवर 2 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये इस ढंग से ये राइट हैंड साइड पे ये बनेगा a नॉट इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स, पहला फैक्टर एज इट इज दैट इज 2 साइन फाई ओवर 2 प्लस, ये मैंने इसीलिए करली ब्रैकेट्स में बता दिया, ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करके
साइन 3 फाई ओवर 2 माइनस साइन फाई ओवर 2, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस आगे क्या आएगा, मैं वैसे आपको बता रहा हूं, या आगे आएगा साइन 5 फाई ओवर 2 माइनस साइन 3 फाई ओवर 2 एंड प्लस ऑन, और ऐसे ही प्लस लास्ट वाले फैक्टर्स में आएगा साइन n माइनस 1 ओवर 2 इंटू फाइव माइनस साइन n माइनस 3 ओवर 2 इंटू फाइव। आप यहां देख रहे हैं यहां 3 फाई आया, ये जो साइन 3 फाई ऐसे ही इसके आगे भी ये साइन 3 फाई ओवर 2 आएगा। आप करके देख लो इसको, दो तीन स्टेप करके देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो साइन 3 फाई ओवर 2 कट जाएगा। ऐसे ही अगर साइन 5 फाई ओवर 2 वाला कट जाएगा, साइन 7 फाई ओवर 2 वाला कट जाएगा, और लास्ट में ये वाला साइन n माइनस 3 ओवर 2 इंटू फाइव वाला स्टेप, ये नेगेटिव वाला कट जाएगा। और यहाँ पर ये 2 साइन 5 ओवर 2 में से ये साइन 5 ओवर 2 घट गया, तो ये रह गया साइन 5 ओवर 2, और ये वाला जो लास्ट वाला स्टेप था ये नहीं कट पाया, तो इसीलिए ये भी साथ में हमारे पास रह गया। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ब्रैकेट स्टार्ट साइन 5 ओवर 2 प्लस साइन n माइनस 1 ओवर 2 इंटू फाइव, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो हमने यहां पर देखा कि ये आ गया हमारे पास ए नॉट इंटू साइन 5 ओवर 2 प्लस साइन n माइनस 1 ओवर 2 इंटू फाइव। तो हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन d, इट्स इक्वल टू 2 साइन c प्लस d ओवर 2 एंड कॉस c माइनस d ओवर 2। अब कॉस c माइनस d ओवर 2 करें चाहे कॉस d माइनस c ओवर 2 करें, तो एक ही बात होती है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इट्स इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसीलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2a नॉट साइन n फाइव ओवर 2 इंटू कॉस n माइनस 1 इंटू 5 ओवर 2। तो ये हमारे पास जो चीज़ आई ना, ये 2a कॉस अल्फा इंटू साइन 5 ओवर 2 को सॉल्व करके आए। तो हमने यहाँ a कॉस अल्फा निकालना है, तो a कॉस अल्फा तो हम साइन 5 ओवर 2 विद ए फैक्टर ऑफ 2 नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ जो हमने निकाली यानी कि 2a नॉट साइन n 5 ओवर 2 कॉस n माइनस 1 इंटू 5 ओवर 2, इट विल गेट डिवाइडेड बाय 2 साइन 5 ओवर 2। तो यहाँ से अगला स्टेप ये आ गया, a कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2a नॉट साइन n 5 ओवर 2 कॉस n माइनस 1 इंटू 5 ओवर 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 साइन 5 ओवर 2। तो ये हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बिल्कुल ऐसे ही हम पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 5 के रूप में लिख लिया यहाँ उसी चीज़ को। तो बिल्कुल ऐसे ही हम यदि साइन वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे जो हम पीछे ले चुके हुए हैं, तो ये देखिए ये साइन भी था ना, ये इक्वेशन 4 थी, हम उसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा a साइन अल्फा, उसको भी हम 2 साइन 5 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे। तो a साइन अल्फा हमारे पास आएगा a नॉट साइन n 5 ओवर 2 इंटू साइन n माइनस 1 इंटू 5 ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन 5 ओवर 2, वी कॉल इट एज इक्वेशन 6। अब यदि हम इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 6 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं दोनों को, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ये a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट्स में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और राइट हैंड साइड पे आप देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ दोनों में सेम आती है। इक्वेशन 5 में a नॉट साइन n 5 ओवर 2 और इक्वेशन 6 में a नॉट साइन n 5 ओवर 2 और डिवाइडेड बाय साइन 5 ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन, ये कॉमन आ गया, तो इसका हम बाद में स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो पहले तो हमने इन दोनों के स्क्वायर्स लिख दिए यहाँ, दैट इज a नॉट साइन n 5 ओवर 2 कॉस n माइनस 1 इंटू 5 ओवर 2 ओवर साइन 5 ओवर 2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर ब्रैकेट्स में a नॉट साइन n 5 ओवर 2 साइन n माइनस 1 इंटू 5 ओवर 2 ओवर साइन 5 ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से ये चीज़ें कॉमन ले ली जो मैंने पहले आपको बताई, तो ये कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन आई, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो मैंने सीधा ही a स्क्वायर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। a स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट साइन n 5 ओवर 2 ओवर साइन 5 ओवर 2 का होल स्क्वायर
एंड मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर n माइनस 1 इंटू 5/2 प्लस साइन स्क्वायर n माइनस 1 इंटू 5/2 और ये 1 होता है। तो इसीलिए a स्क्वायर हमारे पास आ गया a नॉट साइन n 5/2 ओवर साइन 5/2 का होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं a इज इक्वल टू a नॉट साइन n 5/2 और डिवाइडेड बाय साइन 5/2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। पर अभी आपको बता दें कि ये इनकम्प्लीट है, हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही यदि हम टेंजेंट अल्फा भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। आल्सो डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5 वी गेट a sin अल्फा ओवर a cos अल्फा इज इक्वल टू a नॉट साइन n 5/2 साइन n माइनस 1 इंटू 5/2 ओवर साइन 5/2 एंड देन होल डिवाइडेड बाय a नॉट साइन n 5/2 cos n माइनस 1 इंटू 5/2 ओवर साइन 5/2। तो आप देखेंगे ये सारे कट जाएंगे और ये आएगा टेंजेंट ऑफ n माइनस 1 इंटू 5/2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5/2। तो ये अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाल दी और a की वैल्यू भी हमने इन टर्म्स ऑफ फाई निकाल दी, ये दोनों इन टर्म्स ऑफ फाई निकाल दी। पर अभी हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आया, तो उसके लिए हम वेट करेंगे, हमने अपने अगले लेक्चर का, इसी को रेफरेंस बना के हम आगे चलेंगे, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। अभी ये 5-6 पेजेस इसको और एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। तो फिलहाल आप यहाँ तक इसको स्टडी करो, फिर कल को मैं आपको इसके आगे बढ़ के इसकी डिटेल्स बताऊंगा और फाइनलाइज करेंगे इस टॉपिक को। थैंक यू।